नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मॉडर्न ऑफिसर्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशंस के लेक्चर्स को ख़त्म कर दिए हैं। उसको ख़त्म कर चुके हैं हम लोग। उसमें हम लोगों ने, आप ये प्लेलिस्ट में आप पहला लेक्चर देख सकते हैं। आज दोस्तों उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग देखेंगे मोशन, है ना। हम लोग देखेंगे क्या? मोशन। हम लोग, आप अगर इस चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले आप जुड़ जाएं और इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और इस पे अगर दोस्तों के साथ अच्छा लगे तो शेयर भी कर दें दोस्तों। बिकॉज इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग जो अभी अपकमिंग एग्जाम्स है, जैसे कि अभी बीपीएससी के द्वारा जो अपकमिंग एग्जाम्स है, बीपीएससी के द्वारा जो एईडीओ का जो हमारा पेपर होने वाला है, और एसआई का जो पेपर है जो कि वैकेंसी अभी ऑन गोइंग है ना। उसके बाद जो बीएसएससी का है, तो जिसमें जो साइंस का पूरा जो क्वेश्चंस आता है, उसमें हम लोग इसको इस प्लेलिस्ट में हम लोग उसको पूरा खत्म कर लेंगे। और जब ये प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोग एक सीरीज चलाएंगे सबका, जैसे सीक्वेंस वाइज जैसे जैसे वीडियोस अपलोड हुए हैं वैसे वैसे 50 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के देखेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि हमसे वो सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप इतना 5 बार कर लेते हैं तो मेरा आप यकीन मानिए, आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, वो क्या है? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन। यूनिट डायमेंशन ऑलरेडी खत्म हो चुका है ना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा मोशन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मोशन एक्चुअली होता क्या है ना। मोशन क्या होता है? तो किसी चीज का मूव करना ही मोशन है। जैसे कि हमारा ये अर्थ है, अर्थ क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। रोटेशन ऑफ अर्थ इज अ मोशन। हम क्या करते हैं? हम हैं, है ना, हम वॉक कर रहे हैं, इधर हम लोग चल रहे हैं, हमारा डायरेक्शन इधर है, तो हमारा एक मोशन है। यानी किसी भी बॉडी का, यानी फिजिक्स की भाषा में समझे तो किसी भी बॉडी का टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करना है। जैसे ये अभी इधर है, मान लीजिए एक इसको समय लगेगा, टी लगेगा, कुछ समय लगेगा, 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। ये अभी यहां था, ये व्यक्ति अभी यहां था, और ये कुछ देरी के बाद यहां पे आ जाएगा। तो हम लोग वहां पे फिजिक्स में क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इस बॉडी में कुछ मूवमेंट हुआ है। जैसे कि ये बॉडी क्या क्या हुआ, तो वो कुछ समय लेकर के चलेगा। तो मोशन हम वैसे चीज को कहते हैं कि अगर कोई भी बॉडी हो, फिजिक्स में हम लोग उसको बॉडी बोलेंगे, कोई भी बॉडी समय के साथ अगर उसका मूवमेंट हुआ हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसमें मोशन हुआ है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। आप लोगों ने प्लांट देखा होगा, है ना। प्लांट पहले कितना रहता है? छोटा रहता है, फिर वो और बड़ा होता है ना। पहले इतना वो रहेगा, फिर इतना बड़ा होगा, फिर और बड़ा होता है। तो ये 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक प्रकार का फिजिक्स में क्या है, एक बॉडी है जो अपने समय के साथ साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, यानी अपने डिस्टेंस को चेंज कर रहा है। अब ये 1 मीटर का था, फिर 2 मीटर का हो गया, फिर 3 मीटर का हो गया। तो किसी भी बॉडी का टाइम के साथ अगर चेंज हो तो वैसे उस बॉडी में क्या होता है? मोशन होता है। तो ये हमारा मोशन का एग्जाम्पल है। जैसे कि एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ कार्स, है ना, बस, ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि प्लांट्स आर ऑल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है। और ये जरूरी नहीं है कि लिविंग और नॉन लिविंग में हो, ये दोनों में हो सकता है ना। बस उसका बॉडी का क्या हमारा क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? उसके डिस्टेंस में चेंज होना चाहिए, है ना। डिस्टेंस यानी लेंथ। हम लोगों ने कल फंडामेंटल क्वांटिटीज में देखा था। उसमें क्या हो, उसका फंडामेंटल यूनिट टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। अगर ये दोनों, टाइम यानी सेकंड, अगर ये दोनों चेंज हो रहा है तो उस बॉडी को क्या बोलेंगे हम लोग? उस बॉडी में क्या हुआ है? उसमें हम लोग बोलेंगे कि उसमें मोशन हुआ है। क्या हुआ है? मोशन हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग अब देखेंगे, मोशन को समझने के लिए हमें 2 चीजों को समझने की बहुत जरूरत है। सबसे पहले जो हमारा है वो होता है स्केलर क्वांटिटी, है ना। अब ये स्केलर क्वांटिटी, 1 मिनट, गलत लिखा गया, है ना। स्केलर क्वांटिटी,
अब देखिए स्केलर का मतलब क्या होता है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, हम अब उधर उतना बताने नहीं बैठूंगा, बस हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, रिवाइज करना है, और जो एग्जाम्स में आते हैं हम लोग उसको देखते चलेंगे, जो कि डायरेक्ट फ्लैट क्वेश्चन से यहाँ से आपको कोई भी बिहार का एग्जाम है, बिहार के एग्जाम्स में साइंस का लगभग 50% सिलेबस है। आप एईडीओ देख लीजिए, आप दरोगा का देख लीजिए, आप पीएसएससी सीजीएल देख लीजिए, आप एएसओ का पेपर देख लीजिए, बीपीएससी का सिविल सर्विस का पेपर, 30+ क्वेश्चंस आते हैं साइंस से डायरेक्ट, है ना। तो हम लोग इसको बहुत गंभीरता पूर्वक लेंगे और इसमें हम लोग मजाक एकदम नहीं, इसको कोई भी लिबर्टी हम लोग इसमें नहीं लेंगे। तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी होता है क्या, देखिए वैसे क्वांटिटी जिसमें सिर्फ न्यूमेरल वैल्यू, जिसमें सिर्फ न्यूमेरल वैल्यू होता है ना। न्यूमेरल वैल्यू का मतलब आप कहीं किताबों में पढ़ेंगे तो उसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, है ना। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, अभी मैं समझाता हूं। इसमें डायरेक्शन क्या होता है, नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। और क्या होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे कि 1 kg, जैसे ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है हमारा 1 kg का ब्लॉक। तो आप इसको देखिए, इसमें सिर्फ एक क्या है, क्वांटिटी है, ये किस डायरेक्शन में है, क्या है, ऐसा कुछ हमको दिखने से पता नहीं चल रहा है। तो हमारा जैसे कि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसी के तरीके से हम लोग देखिए स्पीड, स्पीड का मतलब क्या, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड क्या होता है, हम 20 किलोमीटर पर आवर से कहीं भी जा रहे हैं, हम ये लिखा नहीं है, स्पेसिफाई नहीं किया कि ईस्ट जाएगा कि वेस्ट जाएगा, तो जिसमें हमें डायरेक्शन का पता ना चले वो क्या हो जाएगा, हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। और अगला देख लेते हैं वर्क। जैसे कि हमारा अगला है क्या, वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स। वर्क बराबर क्या होता है, एफएस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी फोर्स, जैसे कि एक आदमी है, एक कूली है, वो अपने सिर पे सामान लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो डायरेक्शन ऐसा कोई फॉलो नहीं करता है ना, तो वो वर्क कर रहा है ना, उस वर्क को कहते हैं। जैसे कि एक आदमी है, जैसे कि आप है अपने घर पे, आप ये है, आप इसको पुश कर रहे हैं, आप यहां से यहां कर रहे हैं, आपने कुछ वर्क किया है ना, आपने कुछ काम किया। फिजिक्स में वर्क का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है। अभी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में इसको आराम से देखेंगे। तो ये बॉडी यहां से मूव होकर के क्या हो गया, यहां आ गया। अब यहां से मूव करने के बाद तो ये जरूरी नहीं है कि कोई खास डायरेक्शन, वो किधर भी जा सकते हैं। जहां पे डायरेक्शन हमें पता ना हो, वह सिर्फ न्यूमेरल वैल्यूज पता हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और कुछ स्केलर क्वांटिटी देख लेते हैं, जैसे और कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए डायरेक्ट पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हम लोगों ने देख लिया मास के बाद स्पीड देख लिया। एक होता है वॉल्यूम भी एक प्रकार का क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क हो गया हमारा। उसके बाद हो जाएगा टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी भी है ना। उसके बाद पावर इज ऑल्सो, इसमें देखिए अधिकतर लोग कंफ्यूज करते हैं, एग्जाम्स में पूछते हैं। देखिए आप जो पढ़ के जाएंगे जरूरी नहीं है वही आएगा, आपको एक्स्ट्रा चीजों को जरूरत है, तो है ना। तो नए नए क्वेश्चन जो सेटर क्वेश्चन जो फ्रेमर सेट कर रहे हैं, तो ये जानते हैं कि बच्चे लोग ये पढ़ के आते हैं, तो वो कुछ ऐसा कंफ्यूजिव देंगे। तो पावर और एनर्जी भी क्या होता है, एक हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा भी देखेंगे कि हम लोग अभी दूसरा में देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी, होप आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद हम लोग अब चलते हैं वेक्टर क्वांटिटी में। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं ना, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत करके आते हैं, बहुत सारा कंफ्यूज करते हैं। कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नेचर ही थोड़ा अजीब होता है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ डेटा एंड फैक्ट्स का भी याद होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि इसको बाय डेफिनेशन कहते हैं कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, है ना, जो स्केलर में हम लोगों ने देखा, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वो उसमें न्यूमेरल वैल्यू यानी जिसको हम लोग क्या बोले थे अभी, मैग्नीट्यूड। याद रखिएगा न्यूमेरल वैल्यू को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो। इतना बता के लोग आपको छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें एक और कैच है, इसमें
न्यूमेरल वैल्यू डायरेक्शन तो होना ही चाहिए, इसके साथ साथ बहुत सारे शिक्षक आपको ये नहीं बताते हैं, उसके साथ साथ आपको वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए, है ना। वो क्या करना चाहिए, ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। अब आप ट्रायंगल लॉ क्या कहेंगे, हम लोग अभी देखते हैं। ट्रायंगल लॉ होता है ना कि एक इसका हाइपोटेनस ये दोनों के इसके बराबर होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा हो। बस आपको बस याद रखना है। मैं आप ट्रायंगल लॉ बताने बैठ जाऊंगा तो आपको समझ में थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप ये इतना याद रखिए कि वेक्टर क्वांटिटीज वैसे क्वांटिटीज को कहते हैं जितने भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही, उसमें डायरेक्शन और उसके साथ साथ वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता हो, है ना। ये हम लोग अभी क्यों देख रहे हैं, अभी हम लोग यहां पे समझेंगे। जैसे कि एक उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोग इसको आराम से देखेंगे, बस अभी मैं एग्जांपल्स में बता रहा हूं। ये हमारा एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेड डिस्टेंस, है ना। जैसे कि ये 5 मीटर का इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस विथ डायरेक्शन को बोलते हैं। यानी जैसे कि कोई एक आदमी है, यहां से ऐसे जा रहा है, ऐसे गया, ये 2 मीटर गया, ये 2 मीटर गया और ये 2 मीटर गया, है ना। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6। डिस्टेंस इसका कितना आया, इसका डिस्टेंस आएगा 6 मीटर। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट जब देखेंगे तो हम लोग यहां से इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे ये 90 डिग्री का ये लाइन मैंने सीधा नहीं बना, तो यहां से इसका हाइपोटेनस निकालेंगे, यहां से इसका हाइपोटेनस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग इसको एक डिटेल में भी देखेंगे। तो आप ये देखिए, इसका कोई डायरेक्शन नहीं था, कभी ये ईस्ट गया फिर नॉर्थ गया, ये फिर कहां गया, ये हमारा ईस्ट चला गया फिर से, तो ये डायरेक्शन का पता नहीं चला। लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। यानी एग्जांपल्स में अभी आप कुछ और एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें, कुछ और एग्जांपल देखें तो जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना। स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी खास डायरेक्शन में कोई अगर स्पीड है, जैसे कि 20 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, है ना, उसमें लिखा रहेगा डायरेक्शन, वो क्या करो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो ईस्ट जा रहा है ना। तो इसमें देखिए जहां पे वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी होता है स्पीड का ही अपडेटेड वर्जन बोल दीजिए, तो वो क्या होता है, स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसमें हम लोग देखेंगे ये तीनों क्वांटिटीज आपकी आनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरल वैल्यूज तो होगी, तभी तो स्केलर होगा, उसके बाद डायरेक्शन भी देखिए आ रहा है, और ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। अब ये देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बार बार क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं, अभी हम लोग समझेंगे। देखिए एक और हम लोग होता है एक्सेलरेशन। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं पहले वेक्टर क्वांटिटीज में, और कुछ एग्जांपल्स क्या होता है एक्सेलरेशन। बस आपको ये याद रखना है ना, एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन के बाद फोर्स, ये डायरेक्ट पूछ देंगे विच वन ऑफ फ्लोइंग इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, है ना। फिर हो गया मोमेंटम। ये सारे जो अभी हम लोग ये टर्म है आपको अभी पता नहीं चल रहा होगा, जैसे जैसे हम लोग अभी लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे इसको हम लोग देखते चलेंगे, तो आप ध्यान से इसको बस करते जाइए, है ना। ये हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, टॉर्क। ये सब वेक्टर क्वांटिटीज के टाइप होते हैं। अब देखिए, अब एक एग्जाम्पल एग्जाम्स में बहुत कैच होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक स्केलर है कि वेक्टर है, ये स्केलर है या वेक्टर है। तो देखिए अब आप बोलिए कि सर अभी आपने बताया कि सर जो वेक्टर होता है, जो वेक्टर होता है उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड, उसमें क्या होता है मैग्नीट्यूड। ध्यान से दम समझना है इसको, मैग्नीट्यूड, उसके साथ साथ इसमें क्या होता है सर, डायरेक्शन भी होना चाहिए, है ना।
देखिए इतना लोग आपको टीचर्स बता के निकल जाते हैं। तो अब देखिए अगर इलेक्ट्रिक करंट देखिएगा तो उसमें एक मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट का अपना डायरेक्शन भी होता है ना। तो लेकिन फिर भी वो एक स्केलर क्वांटिटी, ऐसा क्यों? तो आप अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर के डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है, तो वहां पर आता है कि भैया ये तो ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन होता है, लेकिन भाई साहब वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसके कारण से वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है ना। ये इसमें हम लोगों ने अभी क्या देखा, इसमें मैग्नीट्यूड भी है ना, होता है ना जी, 1 एम्पियर 2 एम्पियर। आप देखिएगा तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है ना, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज। इसके जहां पे चार्ज का फ्लो होगा उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। आप इसको ध्यान से रखिएगा, जहां पे चार्ज का फ्लो हो रहा है, कोई कंडक्टर है, इसमें अगर चार्ज का फ्लो अगर इस साइड है, चार्ज अगर इधर जा रहा है ना, तो करंट का डायरेक्शन उसका अपोजिट होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये एम्पियर उसका एसआई यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर, हम लोगों ने कल भी देखा था फंडामेंटल क्वांटिटीज में। तो होप आप ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी समझ में आया होगा। इसके साथ साथ कुछ और इसी के जैसे मिलते जुलते सवाल है कि बीपीएससी में पूछा जा चुका है, बिहार दरोगा में भी ये क्वेश्चन पूछ दिया है, तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है। तो देखिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्ट्रेस, ये तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। अब ये टेंसर क्वांटिटी क्या है, हम लोग टेंशन पढ़ेंगे उसमें समझेंगे, बस अभी आपको याद रखना है इसको क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद रखिएगा। देखिए पूछता है, फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। इस वीडियो को आप एटलीस्ट 5 बार देखिए, है ना, तो आपको समझ में आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। अब चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ये तो हम लोगों ने ये यूनिट के हिसाब से देखा। अब देखिए सबसे पहले, अभी आप बताते, सबसे पहला हम लोग चीज देखेंगे, क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, हम लोगों ने स्केलर का नॉलेज ले लिया, वेक्टर का नॉलेज ले लिया। अब इसके बाद जो क्वांटिटीज आएंगी उसके हिसाब से हम लोग वो अपने फॉर्मूला जो हमने अभी समझा उसको बस यूटिलाइज करके समझेंगे कि इसको डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, जो एक्चुअल लेंथ किसी बॉडी का या किसी एरिया का होता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग उसको डिस्टेंस कहते हैं। उसका जो एक्चुअल लेंथ है जो एक बॉडी के द्वारा कवर किया गया, ऐसे ये बॉडी अभी यहां था, ये मान लीजिए 10 किलोमीटर का एक सेक्शन रोड है, ये बॉडी यहां था, ये घूमते घूमते यहां आ गया, तो ये जिसने जो एक्चुअल जो इसका लेंथ है, इस एक्चुअल जो लंबाई इसने कवर की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। बस यही डिस्टेंस का एग्जाम्पल डेफिनेशन है, ये आप समझ गए होंगे। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखिए ये डिस्टेंस से ही बना है ना, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहां का होगा, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ डायरेक्शन है, ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन होता है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, है ना। उसके बाद जैसे कि उदाहरण के लिए एक बॉडी है, यहां है, फिर यहां चला गया, है ना, तो एक बॉडी मान लीजिए 2 मीटर यहां गया और 3 मीटर यहां गया, तो ये हो गया 5 मीटर डिस्टेंस। अगर इसका निकालना हो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट इसका बोले तो हम डायरेक्ट से क्या लगा देंगे, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, अंडर रूट इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, एच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 4, यानी रूट
हो जाएगा ना, √13, यानी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा √13 आ जाएगा। तो होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अब दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, दोनों का जो यूनिट होता है मीटर में ही नापते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर ही होता है। अब एक चीज देखिए, डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। और एक चीज और हम लोग इसमें देखेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए, डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव और मे बी जीरो, है ना। ये हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस इज ऑल, अगर कहीं डिस्टेंस इज नेगेटिव तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये हम ध्यान में रखेंगे, ये कभी कभी कंफ्यूज कर देता है ना। तो होप आपको ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। अब एक चीज में एक रिलेशन भी होता है जो कभी कभी एग्जाम्स में आता है ना। जैसे कि अगर जनरलाइज फॉर्म में देखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के बराबर या डिस्टेंस से हमेशा छोटा रहेगा, डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, है ना। ये हमेशा ये रिलेशन को आपको क्या रखना है, याद रखना है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। ये आप इसका जो पीडीएफ है आपको वर्ड टू वर्ड टाइप किया हुआ इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, वहां मैं इसको डाल दूंगा। अगला है जो हमारा है, अगला है क्वांटिटी क्या होता है, अगला है हमारा स्पीड। स्पीड क्या होता है, द रेट ऑफ, है ना। रेट का मतलब किसी चीज का मूवमेंट करना, जैसे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। जैसे टाइम के रेफरेंस में पर यूनिट टाइम में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो हम कैसे, मतलब मान लीजिए कोई ए है पोजीशन और बी है, कोई बॉडी यहाँ पे टाइम टी लग रहा है यहाँ पे, है ना। ये जो बॉडी है ये कितना समय, कुछ समय लगेगा यहाँ पे, ये कितना में आ गया, कितना देर में ये डिस्टेंस में आ गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। जैसे कि कोई बॉडी है वो 5 मीटर चला, है ना, और उसमें उसको 2 सेकेंड लगा, ये 5 मीटर डिस्टेंस है, उसको 2 सेकेंड लगा, तो हमारा स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 5/2, है ना। और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये 2.5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से जा रहा था, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, गति, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको गति बोलते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, याद रखिएगा, स्पीड हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। क्योंकि देखिए, आप जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को रखें, साइंस समझने का चीज है। उसमें देखिए कि उसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई डायरेक्शन है, ये किधर जा रहा है, 2.5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। तो ये हमें चीजें समझने की जरूरत है। इसी का एक भाई है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी, रहेगा सारा चीज उसी, स्पीड प्लस क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्शन। स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन को क्या कहते हैं, हम कहते हैं वेलोसिटी। अब देखिए, वेलोसिटी 3 तरह का होता है, 2 तरह का होता है। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं u। एक होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग साइंस में कैसे लिखते हैं, v से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, v। और ये क्या हो जाएगा, ये था डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह पे चेंज हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसका यूनिट कितना हो जाएगा भाई, देखिए यूनिट कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का फंडामेंटल यूनिट मीटर और टाइम का फंडामेंटल यूनिट सेकेंड।
तो इसी को हम लोग क्या रखते हैं, मीटर पर सेकेंड। बस अगर आपको फॉर्मूला याद है तो किसी का भी आप एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हम लोग इस कंक्लूजन पे आएंगे कि स्पीड और वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है सेम होता है, बस उसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है और डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। दोनों का एसआई यूनिट सेम होगा डिस्प्ले, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी और स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है। होप आपको ये समझ में आएगा। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे हमारा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखिए, जो मैं बोलते जा रहा हूं ना उस पे आप खासा ध्यान रखिए भाई। जो हम बता रहे हैं उसको आपको ध्यान में रखना, बिकॉज मेरे वर्डिंग्स में ही आपको बहुत सारे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बनाएंगे तो वहीं पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगा। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बस इसको आप ऐसे करके याद रखिए, है ना। मैं यहां पे आपको समझाने आया हूं, मैं यहां पे आपको ऐसा बताने आया हूं कि आप एक बार देखिए और आपको फट से आप टिक करके आगे बढ़े, है ना। देखिए इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब जैसे देखिए एक्सेलरेशन को समझिए। पहले कोई बॉडी था, है ना, ए के पास था, ये बी के पास गया। एक बॉडी था, शुरू का जो यहां से यहां गया, है ना, कुछ स्पीड वेलोसिटी से जाएगा क्योंकि एक डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा है। ये स्टार्ट हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है ये चलना स्टार्ट हुआ 2 मीटर पर सेकेंड से, है ना। सॉरी 2 नहीं लेते हैं, ऐसे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आएगा। हम लोग इसको क्या लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड इसका इनिशियल स्पीड था, यानी यू बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। और यहां पहुंचते पहुंचते अब जैसे बीच में अब जाएगा तो रोड में कुछ आते जाएगा, है ना, कुछ ब्रेकर आ गया, तो इसका स्पीड तो हमेशा, वेलोसिटी तो हमेशा सेम नहीं रहेगा। कभी 10 होगा, कभी 20 होगा, कभी 30 हो जा सकता है। और हम लोग जब यहां पर चेक कर रहे हैं तो यहां पे इसका वेलोसिटी मान लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड है। ऐसे ही जाता है, जब बाइक चलाते हैं तो एक ही स्पीड से जाते हैं। 40 से लगाए तो भाई बीच में कोई गाय आ गया, बीच में ब्रेकर आ गया, बीच में कोई गांव आ गया, तो आप वहां पे स्पीड को क्या करते हैं, वेलोसिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं, है ना। तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस फिजिक्स का ही बस डेरिवेशन है। देखिए एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन लिखेंगे चेंज इन स्पीड, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट मतलब टाइम, है ना। देखिए चेंज, जैसे इसको हम लोग लिख ही देते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसी को हम लोग रेट बोलते हैं। जहां पे अगर अपॉन में टाइम आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, रेट, है ना। अब जैसे देखिए यहाँ पे चेंज क्या हुआ, चेंज मतलब बड़ा माइनस छोटा होता है, तो बड़ा क्या है, ये कोई भी फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, कोई भी चीज, v माइनस यू अपॉन टी। अब जैसे v हमारा कितना आ गया, v हमारा देखिए यहाँ पे 30 है ना, फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, और u हमारा क्या हो गया 10 है। इनिशियली हम लोग जब शुरू किए थे बाइक चलाना तो 10 मीटर और अपॉन टाइम। अब इसमें कुछ देखिए समय भी लगा होगा, मान लीजिए समय हमको 5 सेकेंड लगा, है ना, 5 सेकेंड ले लेते हैं टाइम, तो हमारा ये टाइम क्या हो गया 5 हो गया। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, यूनिट सारा सेम होना चाहिए भाई, है ना। ये अगर मीटर में है तो ये सेकेंड में है ना, दोनों चेंज होगा। अगर मान लीजिए ये किलोमीटर में है ना, किलोमीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा यूनिट का सेम होगा तभी कैलकुलेशन होगा। ये नहीं कि किलोमीटर पर आवर हो और ये मीटर पर सेकेंड हो, तो आप उसको 5/18 और 18/5 से कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 20/5, और ये कितना हो जाएगा 4 कटेगा तो कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। यानी जो हमारी गाड़ी की जो रफ्तार थी, जो एक्सेलरेशन था, उसका कितना था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। और स्पीड का, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, ये देखिएगा हमेशा याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला से ही आया है ना। इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं v/t माइनस u/t। तो देखिए टी 2 बार आ गया, इसीलिए इसका टाइम 2 बार कैलकुलेट होता है ना। v बराबर भी क्या होता है d/t होता है ना जी, v बराबर भी क्या होता है
डी, ऐसे इसको अब सोचेगा कि यहाँ पे स्क्वायर कैसे आया, तो समझ लीजिए जैसे v बाई टी है ना, तो ये क्या हो जाता है, v को भी क्या लिखते हैं, d बाई टी होता है ना, और t बाई v बराबर d बाई टी और नीचे में t, तो t हो गया ना d बटा t का स्क्वायर है ना, तो d का यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, d बने डिस्टेंस मीटर और t पर सेकेंड स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पे 2 होता है। ये फॉर्मूला से ही बस है, बस इसको आपको याद रखना है, अगर कहीं भूलिए तो आप ऐसे करके निकाल भी सकते हैं। चलिए, ये हमारा आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक चीज और इसी के साथ होता है, अगर वेलोसिटी हमारा निगेटिव है, देखिए वेलोसिटी क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है। अब एक चीज देखिए, एक्सेलरेशन का एक उल्टा होता है डी एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन है ना, डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी हमारा निगेटिव में है ना, वेलोसिटी हमारा निगेटिव में है, यानी ये जो वैल्यू है, जैसे मान लीजिए ये वैल्यू है हमारा निगेटिव में अगर आ रहा है, यानी -4 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेशन में, तो वहां पे हम लोग उसको एक्सेलरेशन ना बोल करके क्या बोलेंगे, डी एक्सेलरेशन हो गया, यानी एक्सेलरेशन मतलब जो हमारा रफ्तार बढ़ना चाहिए था, जो कि हमारा वेलोसिटी निगेटिव में चला गया, स्टार्ट किए थे मान लीजिए 40 से और फाइनल एंड कर रहे हैं 10 पे, तो हमारा स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। तो स्पीड कम होने के कारण एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, जब वेलोसिटी हमारा कम हो गया। देखिए मैं इंटरचेंजेबली स्पीड वेलोसिटी बोल देता हूं, लेकिन दोनों अलग अलग है, लेकिन लोग यूज में, फिजिक्स में ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये लोग लेकिन यूज में बोलते हैं लोग, इसको बस आपको समझ में चलना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई हमारा मोशन में, हम लोगों ने अभी तक देख लिया जो इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, हम लोगों ने अभी तक देख लिया। स्केलर क्वांटिटी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फटाक से, अब बोरिंग ना हो जाए, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्केलर देख लिया, वेक्टर देख लिया, है ना, उसका एग्जाम्पल्स के साथ देख लिया, फिर उसके बाद डिस्टेंस देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिए, है ना, फिर उसके बाद हम लोग क्या देखिए, वेलोसिटी समझ लिए, वेलोसिटी समझने के बाद हमारा हो गया एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन हो गया, फिर डी एक्सेलरेशन देख लिए। अब देखिए कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद करने हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग देखेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ मोशंस, है ना, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। देखिए एक क्या होता है, एक होता है आपने पढ़ा होगा v बराबर u प्लस ए टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, बस आपको ये याद रखना है। इसका डेरिवेशन आप कहीं और देख लीजिएगा, बस हमें आपको हो बस ये याद हो, v बराबर u, यहाँ v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम एक रिलेशन होता है। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया है तो फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते, कोई भी क्वांटिटी एक दिया है आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। फिर एक होता है s इज इक्वल, यहाँ पे s डिस्टेंस है, ठीक है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप लोगों ने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, है ना। तो कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, आजकल बीपीएससी का देखिए न्यूमेरिकल्स पूछ दे रहे हैं, है ना, तो हो सकता है जो एईडीओ का पेपर है उसमें पूछ दे, या फिर एसएससी का पेपर है, बिहार एसएससी का, उसमें पूछ दे। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको याद होनी चाहिए। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मान लीजिए अगर डिस्टेंस निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आपको फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी का निकालना है तो ये आप फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। फिर एक फॉर्मूला और होता है हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां से भी आप जो भी क्वांटिटी दिया हो, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहां पे हम बता देते हैं v जो हमारा है फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी होता है v। u क्या होता है हमारा, u हमारा होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो शुरुआत में होता है ना। a क्या है हमारा, a हमारा एक्सेलरेशन है, t हमारा टाइम है। बस इससे निकाल सकते हैं। कभी कभी होता है न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल पूछेंगे, क्योंकि देखिए उनको 1 सेकेंड में सॉरी 1 मिनट में लगभग 2 क्वेश्चन हमें करने होते हैं, है ना, क्योंकि स्पीड देखिए 150 क्वेश्चन है 2 घंटा में करने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन कितना हाई है। तो आप इसको समझ सकते हैं, है ना। अब देखिए एक और चीज होता है, अब हम लोग देखेंगे कुछ टाइप्स ऑफ मोशन में, है ना, कुछ जो एग्जाम ओरिएंटेड जो हम लोग देखिए, यहाँ पे जितना भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ सारा एग्जाम ओरिएंटेड है।
पढ़ने को तो आप एनसीईआरटी में भी बहुत सारा चीज पढ़ सकते हैं, है ना। एक इसको वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी को भी जरूर पढ़िए, सेंस ऑफ कंप्लीशन देगा आपको। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ना, उसको आप ध्यान से एकदम 4-5 बार याद करके जाइए, आपका देखिएगा सारा का सारा क्वेश्चन आप बनाइएगा, है ना। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक अपने दूसरे टॉपिक में, टाइप्स ऑफ मोशन में। एक होता है बीपीएससी, बहुत सारा जो बिहार का जो एग्जाम्स होता है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं सर्कुलर मोशन से, है ना। नाम से ही पता चल रहा होगा सर्कुलर मोशन क्या होता है। देखिए कोई बॉडी अगर कोई सर्कुलर पाथ पर रोटेट करे, है ना, कोई बॉडी है, जैसे ये बॉडी ये है, ये इसका रोटेशन ऐसे ही इस पे मूव करता रहे, तो ये इंस्क्राइब करेगा एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट इंस्पायर करेगा, है ना। उसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर। जैसे आपने लोगों ने देखा होगा, ये मौत का कुआं देखा होगा मेला वगैरह में, उसमें क्या करता है, एक ऐसा बना रहता है ना, और उसमें गोल गोल मोटरसाइकिल घुराता है ना, ये गोल 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 घुराते रहता है। आपका जो क्लॉक है, आप क्लॉक को देखिए, आवर हैंड क्या होता है, आवर हैंड ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहता है। तो इस मोशन, जो भी कोई बॉडी ऐसा मोशन करता है तो उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, जैसे मान लीजिए 2 मीटर, जैसे हमारा जो वॉच क्लॉक होता है, क्लॉक को आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं, बिकॉज वो एक खास स्पीड के साथ ही मूव कर रहा होता है ना, ये खास स्पीड के साथ ही ऐसे ऐसे घूमते रहता है। तो उसको हम लोग उसमें एक वर्ड लगा देंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, रूट वर्ड समझिए, इक्वल डिस्टेंस अपॉन इक्वल टाइम, इक्वल टाइम, है ना। इसको आप उसमें भी लगा सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन इक्वल टाइम, है ना। तो उसको क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो ये सारे चीजें होता है, इसी को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। अब देखिए एक और चीज आता है एंगुलर वेलोसिटी, ये भी बीपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। हम लोग यहाँ पे याद रखिए, ध्यान रखिए, यहाँ पे हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड देख रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन डेप्थ में नहीं जाएंगे, जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, क्योंकि हमको एग्जाम्स से मतलब है, अभी हम लोग को यहाँ पे पीएचडी नहीं करना है ना। और मैं आपको 11th बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस नहीं दे रहा हूं, मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की क्लासेस दे रहा हूं। अब देखिए क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, समझिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर हो, है ना, इसको हम लोग डेफिनेशन में कैसे देखेंगे, द एंगल सबटेंडेड बाई, जैसे एक कोई भी एक एंगल आपको समझ में आता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है ये, द एंगल सबटेंडेड बाई द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट from the origin of the circle in unit interval of time is called angular velocity। देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है कि कोई भी जो बॉडी होता है, ये पर्टिकुलर टाइम में सर्कल के सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। मान लीजिए कोई बॉडी यहां था, वो यहां पे गया, जब वो सर्कुलर मोशन करे, इसलिए पहले मैं सर्कुलर मोशन बताया, ये कितना समय टी टाइम में यहां गया, तो कितना डिग्री का एंगल ये यहां पे बनाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन टाइम। बस आपको इतना याद रखना है ना, बस आपको पूछ देगा कभी कभी, है ना। इसमें एक रिलेशन भी होता है, इफ t इज इक्वल टू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, ये t है ना, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम t लगा है ना। तो ओमेगा को हम लोग और भी देखते हैं, कैसे लिखते हैं, 2 पाई अपॉन t, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 पाई n। बस ये आपको रिलेशन है, आपको याद रखना, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी भी होता है ना। तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अगला क्या है हमारा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। देखिए मोशन में हम लोगों ने बेसिक सारी चीजें देख ली। अब उसमें डायरेक्ट इसमें देखिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ये किसके द्वारा दिया गया है, आपको पता है ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन किसके द्वारा दिया गया है,
आइजैक न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं, आइजैक न्यूटन, सॉरी सर आइजैक न्यूटन, बिकॉज ये फिजिक्स के बहुत बड़े मान लीजिए हैं, सबसे बड़ा फादर ऑफ फिजिक्स भी बोलते हैं, है ना। ये अपने कौन से बुक में दिए थे, कभी कभी पूछ देता है, प्रिंसिपिला, प्रिंसिपिया, इसका बुक का नाम क्या था, किसमें ये छपा था, प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया किताब में अपना ये लिखे थे। कभी कभी पूछ देता है भाई, स्टैटिक पोर्शन भी कब दिए थे, ये देंगे 1687 में, तो कभी कभी पूछता है स्टैटिक को, हिस्ट्री को भी स्टैटिक बना करके पूछ देगा कभी कभी। अब देखिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को समझिए। लॉज ऑफ मोशन हम लोगों ने देख लिया कैसे कैसे होता है, हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन भी देख लिया। अब देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा था, बस मैं इसको शॉर्ट में करके निकलूंगा। न्यूटन लॉज ऑफ फर्स्ट न्यूटन लॉ क्या होता है, फर्स्ट न्यूटन लॉ, देखिए फर्स्ट न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, मान लीजिए रुका हुआ है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, फिर से सुनिए, तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई बॉडी मोशन में है, जैसे मान लीजिए क्लॉक का जो आवर हैंड है वो मोशन में, मिनट हैंड हमेशा मूव करते रहता है। अगर कोई बॉडी मोशन में है, मान लीजिए ये 2 मीटर पर सेकेंड से पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन इसका है, अगर इसका ये अगर मोशन में है तो ये मोशन में ही रहना चाहेगा, अनलेस एंड अनटिल कि आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, अनलेस एंड अनटिल ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे कि इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक स्लिपरी सरफेस है, इसमें फ्रिक्शन यहाँ पे 0 है, कोई सरफेस है, इसका फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन 0 कर दीजिए, और एक मान लीजिए फुटबॉल को, आप बॉल को यहां से रोल कराइए, अगर फ्रिक्शन 0 है, एयर रेजिस्टेंस 0 हो गया, तो ये बॉडी जो है, बॉल जो है, ये मूव करते रह जाएगा, ये बढ़ते चला जाएगा, बिकॉज ये मोशन में है और ये मोशन से ही प्यार करता है ना। यही न्यूटन का पहला नियम है कि जो जिस स्टेट में है वो वही स्टेट में रहना पसंद करता है ना। जो जिस स्टेट में, अगर मोशन में है तो वो चाहता है कि मैं मोशन में रहूं, और वो अगर रेस्ट में है तो वो चाहता है मैं रेस्ट में रहूं। जैसे देखिए एक बॉल है यहाँ पे रखा हुआ, ये बॉल चाहेगा कि मैं इसको तब तक रखा रहेगा वैसे ही जब तक कि इसको एक्सटर्नल फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स इसको डिस्टर्ब ना करे। जैसे कि मान लीजिए आप एक वैक्यूम में एक बॉल को, मतलब आप देखते हैं ना अलमारी वगैरह में हम लोग सजा के चले जाते हैं, सजा करके चले जाते हैं, तो उसको अगर चूहा हुआ नहीं हिलाएगा तो वैसे का वैसा रखा रहेगा, बिकॉज क्या हो रहा है, उसको आसपास हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे। वो जो हमारा ये बॉल है, मान लीजिए हमारा वर्ल्ड कप है या कोई भी हम लोगों ने अपने कॉलेज स्कूल में जीता है, वो जहाँ पे रख दीजिएगा वैसे के वैसा रहेगा। अगर थोड़ा सा पंखा मान लीजिए तेज चला दीजिए आप, देखिए वो पंखा, यानी पंखा से अब गिर जाएगा, तो बोलिए सर ये तो भाई अलग हो गया, नहीं, वहां पे एक्सटर्नल फोर्स आ गया ना। तो अगर किसी बॉडी का एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया जाए, उस पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे, तो वो अपने बॉडी को चेंज नहीं करता। जैसे कि बस, आप बस में बैठते हैं, है ना, तो बस में जाते हैं पिकनिक वगैरह या कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाने, तो जब ड्राइवर ब्रेक मारता है तो आपका बॉडी क्या होता है, आपका जो लोअर टॉर्सो है, जो आपका पैर है, वो बस के साथ मोशन में था, है ना। अभी दोनों बॉडी, ऊपर वाला भी बॉडी भी मोशन में था, नीचे वाला बॉडी भी मोशन में है ना। लेकिन आपका जो पैर है वो बस के बॉडी से कनेक्ट है ना, पैर रखे हुए हैं, आप सीट बेल्ट लगाए हुए हैं, या फिर आप बस में बैठ के सीट पे, आप बस डायरेक्ट रुक गया, तो आपका बॉडी क्या चाहेगा, उसको लग रहा है कि अभी भी हम मोशन में है ना, तो वो क्या करेगा, इसीलिए आप देखिएगा झटका मारता है। आप क्या करते हैं, आप आगे कर रहे हैं, बिकॉज आपका अपर टॉर्स जो है, आपका जो कमर के ऊपर का जो शरीर का हिस्सा है, वो चाहता है कि हम और आगे मोशन में ही रहे, लेकिन आपका नीचे का जो बॉडी है, जो पैर है आपका, रेस्ट में आ गया, इसीलिए आपका जो शरीर है आगे रुकेगा, झटका आगे साइड में क्या होता है, झटका का आता है। उसी तरीके से आप देखिएगा कि जब आप राइट टर्न या लेफ्ट टर्न ले रहा है ना, तो उसी से एक कॉन्सेप्ट आता है इनर्शिया। ये इनर्शिया, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। बीपीएससी का एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज, Newton first law is also known as
लॉ ऑफ इनर्शिया। आप इसको याद रखिएगा। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया को हिंदी में कहते हैं जड़त्व, है ना। एक इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस का जो उसके मोशन को चेंज होने से रोकता है। जैसे कि अब इनर्शिया तीन तरह का होता है, दो तरह का, सॉरी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट तीन तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। इनर्शिया देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर इनर्शिया, ये दोनों इंटर रिलेटेड टॉपिक है ना। हम लोगों ने क्या देखा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखिए न्यूटन का पहला लॉ और इनर्शिया जो है, इसीलिए दोनों को बराबर कहते हैं। देखिए होता क्या है ना कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, जैसे कि हम लोगों ने आपको बस का एग्जांपल से आप समझिए, ये जो हमारा बस है, आप इसमें जा रहे थे, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपका जो पैर है, जो नीचे का पोर्शन है, और ये चला रहे हैं, तो जब जैसे कि ये रेस्ट, ड्राइवर ब्रेक मार करके गाड़ी का जो बस का जो स्पीड है उसको जीरो कर देगा, तो अभी भी ये मोशन में था, तो इसीलिए आपको क्या होता है? झटका मारता है। इसीलिए आप देखिएगा स्टार्ट होने के समय, अब स्टार्ट होने के समय कंडीशन समझिए, केस वन, इसी से आप समझ जाइए। केस वन में जब ड्राइवर बस को स्टार्ट करता है, तो जब गाड़ी आगे बढ़ता है तो वहां पे आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगा हुआ है, आपका बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है ना। आपका बॉडी क्या है? इनर्शिया ऑफ, आपका बॉडी रेस्ट में है, लेकिन बस स्टार्ट हो गया तो आपका ऊपर का पोर्शन तो रेस्ट में है, लेकिन नीचे का पोर्शन मोशन में हो गया, इसीलिए आप पीछे आपको झटका मारेगा, है ना। आपको झटका कहाँ मारेगा? आप पीछे रुके, आपको झटका लगेगा, कि तब पता चलेगा कि हाँ, ये कभी कभी ना होता है, मोटरसाइकिल पे आप बैठे हैं और डायरेक्ट एक्सेलरेटर दब गया तो क्या होता है? आपको पीछे का झटका मारता है, मोटरसाइकिल आगे निकलता है। तो आपका बॉडी का जो नीचे भाग है वो बाइक पे से टच में है, इसीलिए वो मोशन में था, ऊपर वाला में अभी भी वो रेस्ट में था, इसीलिए आपको झटका महसूस होता है। ये केस वन हो गया, इसको क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपका बॉडी रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहना चाह रहा है, लेकिन भाई आपको मूव करना है, इसीलिए आपको पीछे का झटका लगता है। केस टू में देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन, उसको केस टू में क्या बोलते हैं? यही बस के एग्जांपल से समझिए। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन में आप क्या देख रहे हैं? हमारा जो बॉडी है वो जब ड्राइवर ब्रेक मार रहा है, जब ड्राइवर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो कर दिया, आप अपने गंतव्य के पास पहुंच गए हैं, तो ड्राइवर जब ब्रेक मारेगा तो आप क्या हो जाइएगा? आप रुकिए, आपका बॉडी नीचे का जो पैर है वो रुक गया, और ऊपर का जो बॉडी है झटका मारेगा अभी भी, क्योंकि वो ऊपर अभी भी मोशन में रहना चाह रहा है। तो वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ मोशन का। अब एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, केस थर्ड है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या है हमारा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखिए ये कब होता है? ये तीनों न्यूटन लॉ का पहला नियम ही है ना। जैसे कि देखिए जब आप कभी आप यहां से जा रहे हैं, आपका ये बॉडी है, आपको स्लाइट राइट टर्न लेना है ना, तो ड्राइवर क्या करेगा? यहां से ले जाएगा, आपको डायरेक्ट हैंडल इधर मोड़ देगा। तो आप जब यहां बैठे हैं, आपको इस साइड का, आपको क्या करेगा? इस साइड का झटका मारेगा। अगर आप राइट जाएंगे तो आपको लेफ्ट मारेगा। इसीलिए देखेंगे कि अगर आप ऐसा शार्प टर्न होता है तो ड्राइवर क्या करता है? धीरे धीरे ले जाता है ना। अगर आप डायरेक्ट गया और डायरेक्ट इधर मोड़ देगा तो आपको अपोजिट क्या लगेगा? डायरेक्ट आप अभी भी इधर जाना चाह रहे हैं, लेकिन आप इधर डायरेक्ट मुड़ गए, तो इसीलिए आपका जो शरीर है, ये बॉडी, जो बस का जो बॉडी है, उससे क्या होगा? बस के बॉडी से क्या हो जाएगा? टकराएगा। क्यों? क्योंकि जो बॉडी जिस डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का जो लॉ कहता है कि जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है। यानी इसको मान लीजिए थेथर है, ये क्या कहता है? रेस्ट में है भाई तो हम रेस्ट में रहेंगे, मोशन में है भाई हम मोशन में रहेंगे, डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में जा रहा है वही डायरेक्शन में जाएंगे। इसलिए भैया इनर्शिया एक प्रकार का क्या, इसीलिए इसका नाम है ना जड़त्व। इसको क्या कहते हैं? जड़त्व। तो न्यूटन का पहला लॉ को एक्सप्लेन कौन करता है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन कौन करता है? ये हमारा इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ को हम लोग गैलीलियो, लॉ ऑफ गैलीलियो, और क्योंकि गैलीलियो के द्वारा इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया गया था, इसीलिए न्यूटन का पहला लॉ को लॉ ऑफ गैलीलियो, लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। तो ये होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कुछ इसके क्लासिक एग्जांपल्स है, बीपीएससी या कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन आपसे पूछता है, जैसे कि जब आप अब ये बताए, जब कार या ट्रेन में जा रहे हैं, डायरेक्ट जब ब्रेक लगता है तो आप, जब वो स्टार्ट होता है तो आप पीछे लगते हैं, तो ये एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा। फिर जब आप टांगा पे बैठे हैं,
टांगा पे जब बैठे हैं तो जब वो रुकता है तो आप आगे की तरफ, जैसे घोड़ा कभी कभी टांगा जाते डायरेक्ट रुक गया तो आपको क्या लगेगा, आगे का झटका लगता है ना। तो ये भी एक इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है। अब इसका एक और एग्जांपल है, व्हेन अ ब्लैंकेट इज बिछे। जैसे देखिए, मान लीजिए आपने शादी वगैरह में देखा होगा, रिसेप्शन में जो नीचे में जो ब्लैंकेट हरा हरा बिछा रहता है, उसको जब झाड़ता है तो कितना डस्ट पार्टिकल उसमें से निकलता है। क्यों? वो भी एक न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही ओबे कर रहा है। वो डस्ट पार्टिकल रेस्ट में है, एक्सटर्नल फोर्स लग गया, वो तब तक ये रेस्ट में है, तब तक वो चाह रहे, एक्सटर्नल फोर्स जब लग गया, वो एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, उसको हटा देगा। एक्सटर्नल फोर्स उसको ऐसा झाड़िएगा तो पूरा डस्ट पार्टिकल लेके जाएगा। तो ये सारा चीज हमारा क्या होता है, इनर्शिया देता है। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा फर्स्ट लॉ जो होता है न्यूटन का, जैसे पूछेगा कभी का, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ये फोर्स का डेफिनेशन देता है, गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। याद रखिए, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या देता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। इसको स्टार मार करके लिखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। फर्स्ट विच पूछ देगा, विच लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, तो अधिकतर सेकेंड लॉ लोग मार देता है बराबर में, क्योंकि मैथमेटिकली यही लगता है। लेकिन याद रखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है। अब देखिए, एक चीज हम लोग समझते हैं, फोर्स क्या होता है। फोर्स न्यूटन का सेकेंड लॉ समझने से पहले फोर्स समझते हैं। किसी बॉडी का पुश करेंगे, है ना, उसको ढकेल के यहां से यहां ले जाएंगे, है ना, और किसी को आप पुल करेंगे, यानी अपने तरफ। पुश का मतलब इधर करना, मीन्स अपने से दूर ले जाना। पुल का मतलब अपनी ओर खींचना, है ना। पुल का मतलब देखते होंगे दरवाजा पे, आजकल के जो शीशा वाला दरवाजा होता है उसमें पुश और पुल रहेगा। पुश लिखा रहे तो इसका मतलब वो अंदर की तरफ खुलेगा। पुल का मतलब अगर लिखा रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा, अपनी तोर खींचिए, है ना। तो ये होता है पुश और पुल ऑफ एनीथिंग, जिसके कारण से बॉडी के पोजिशन में चेंज आएगा टाइम के साथ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। बस इसको आप ये इतना समझिए, है ना। जैसे कि स्प्रिंग है, ये आप स्प्रिंग देखते हैं ऐसे रहता है, उसको क्या करते हैं आप अपने तरफ उसको पुल करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग ऐसे ऐसे फैल जाएगा। तो अब फिर उसको छोड़िएगा तो फिर वो अपने इनिशियल पोजीशन में चला जाएगा। रबर बैंड को ऐसा है, रबर बैंड उसको अगर खींचिएगा, पुल करिएगा तो ऐसे बड़ा होगा, छोड़िएगा तो अपने जगह। तो उस पर आप क्या लगा रहे हैं, उस पर जो चीज फिजिकल क्वांटिटी लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। फुटबॉल है, फुटबॉल पे जब तक आप किक नहीं किए हैं तब तक वो लेकिन आप उसको जब गोल पोस्ट में ऐसे गोल पोस्ट में भेजना है तो आप इसको क्या करिएगा, फोर्स लगाइएगा, तो उसको आप क्या करें, पुश किए, है ना, तो अपने गोल पोस्ट में चला गया। तो किसी पुश और पुल के कारण अगर बॉडी का, कोई भी बॉडी है, कोई भी सब्सटेंस, उसका पोजीशन में चेंज आता है तो उसको हम लोग फोर्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, फ्रिक्शन भी एक प्रकार का फोर्स ही होता है। फ्रिक्शन समझ लेते हैं थोड़ा देर। फ्रिक्शन क्या होता है कि जब कोई जो वैसा कंपोनेंट, फिजिक्स का वैसा कंपोनेंट जो मोशन को रोकता है, जो मोशन को क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। जैसे कि आप रोड पे चल रहे हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स में आता है ना, फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे आप रोड पे चल रहे हैं, न्यूटन का पहला लॉ क्या बोला, बॉल को लुघड़ा दिए तो घुरघुराते जाएगा, है ना, ऐसे 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 करते जाएगा। लेकिन भैया जाता तो नहीं है, कुछ देर जाएगा बॉल रुक जाएगा, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, नीचे में बॉल में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, और वो थोड़ा देर जाने के बाद फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा हो जाएगा और वो बॉल जाकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पे फुटबॉल जाकर के रुक जाएगा। तो ऐसे फोर्स को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, जो कि मोशन को क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए, हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ पे चलते हैं। क्या जी, मजा आ रहा है पढ़ने में? देखो, सारे एग्जाम्स में ये आएगा, समझे, इतना तुमको तो करना पड़ेगा बॉस, है ना। अब देखिए, फोर्स के साथ साथ एक और चीज आता है, मोमेंटम। फोर्स के ही जैसा है। देखिए, जब किसी बॉडी में फोर्स लग रहा है, कोई बॉडी है, उसका मास कितना है, m है ना, वो कोई स्पीड से
मूव करता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेंगे पी से। पी बराबर क्या होता है, एम वी। पी बराबर मास इंटू वेलोसिटी। जैसे कि ये बॉल है हमारा, है ना, ये मान लीजिए 100 ग्राम का बॉल है, 100 ग्राम का हमारा जंपिंग बॉल है। अगर उसमें हम उसको हम बहुत तेज रफ्तार यानी 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से अगर उसमें ऐड करके उसको अपने हाथ से जोर से फेंकते हैं, यानी जोर से फेंकने का मतलब क्या, उसके हम वेलोसिटी यानी उसकी स्पीड को बढ़ा करके फेंकेंगे, तो अब वो बॉडी जो है मास मल्टीप्लाइड बाई 10, मान लीजिए मास इसका 100 ग्राम था, है ना, 100 ग्राम इनटू इसका वेलोसिटी, सॉरी इसको एक केजी ही कर देते हैं ना समझने के लिए, 1 केजी का है, ठीक है, इसको आप समझ जाइए, ये 1 केजी का। देखिए हम अभी आपको मैं कैलकुलेशन में नहीं घुमाना चाहूंगा, है ना, आप इसको 1 केजी कर लीजिए। 1 केजी का कोई बॉल है ना, वो 1 केजी का है और 10 मीटर पर सेकेंड से उसको फेंका गया, है ना, तो वो अब जो आएगा अब जो आएगा, अब वो क्या बन जाएगा, तो मास, ये बॉल के साथ साथ अब इसमें स्पीड भी हो गया, तो मास इंटू स्पीड, उसी को क्या कहते हैं, मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, मोमेंटम, है ना। कि अब जैसे ये बॉल जो है, अब ये आपको ज्यादा चोट लगेगा, यानी इसका अगर मोमेंटम ज्यादा हो गया, मास इसका उतना ही है, लेकिन अगर जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाइए, मान लीजिए आपका छोटा भाई फेंका तो 5 मीटर पर सेकेंड के आप स्पीड से ही फेंका, आप फेंके तो 25 मीटर पर सेकेंड से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड जो वेलोसिटी हो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसीलिए देखिएगा कि अगर आपका भाई अगर एक बॉल कोई शीशा पे मारता है तो हो सके वो ना टूटे, लेकिन अगर आप उसको 25 मीटर पर सेकेंड रफ्तार इतना तेज से फेंकिएगा, हो सकता है वो ग्लास को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो इसी को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। होप आपको मोमेंटम समझ में आया होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम का जो एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, देखिए एसआई यूनिट निकालना बहुत आसान होता है। उसका फॉर्मूला लिखिए, मास ही तो है ना, और इंटू वेलोसिटी। मास को किससे डिनोट करेंगे, मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी, बस उसको कुछ नहीं करना है, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो हो गया, क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, हो गया, सिंपल। तो बस जो इसका बेसिक फॉर्मूला है ना, और उसका एसआई यूनिट है, बस उसको मल्टीप्लाई कर दिया, केजी मीटर पर सेकेंड होता है ना। और चूंकि इसमें देखिए वेलोसिटी है, तो ये एक मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए यही सारा चीज पूछेगा, है ना, वो आपसे जाकर के वो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में पूछता है, ये आपको सिंपल चीजें पूछेगा। मोमेंटम पूछ देगा तो आप हो सकते हैं कंफ्यूज कर जाइए। तो आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है ना, कि हमको किस तरह से चीजों को लेकर के आगे बढ़ना है। चलिए अब आते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ पे। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ देखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ, देखिए न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. applied रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, किसका होता है, अप्लाइड फोर्स। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई बॉडी एम है, मास एम का, है ना, वो इनिशियली उसका जो स्पीड था, मास के साथ उसका जो मोमेंटम था, अभी हम लोगों ने देखा, मास उसका mu था, है ना, आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। उसी का इनिशियल फेज में क्या था, इनिशियल में मास था, उसका मोमेंटम क्या था, u था भाई शुरुआत में। अब वही बॉडी का फाइनल वेलोसिटी v हो गया, मान लीजिए 1 था, अब ये 10 हो गया, है ना। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, है ना। तो रेट का मतलब क्या हो जाएगा, टाइम, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एम भी, है ना, ये फाइनल माइनस इनिशियल, एम भी, एक मिनट मैं इसे थोड़ा इरेज कर लूं, है ना, एम बी माइनस एम यू, है ना, फाइनल, ये हमारा फाइनल मोमेंटम, हमारा इनिशियल मोमेंटम, याद रखिए एम बी, है ना, और ये एम यू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी।
तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, m कॉमन हो जाएगा, v माइनस u, ये हमारा स्मॉल u है, अपॉन t। तो इसको अब आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, m, अब v माइनस u बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या हो गया, इसी को हम लोग एक्सेलरेशन लिखते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर देंगे, f इज इक्वल टू, कोई जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट लगता है kma, है ना। तो यहाँ पे ऐसे करके लिख देंगे कि v माइनस यू बाई टी बराबर क्या था, एक्सेलरेशन था, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में ये देख लिया है। तो यही इसका क्या होता है, डेरिवेशन होता है ना। तो k का वैल्यू 1 होता है क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं f बराबर m है। यही न्यूटन का सेकेंड लॉ है। तो ये मैथमेटिकली हो गया। अब इसको देखिए, हम ऐसे समझते हैं, है ना, इसको फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपसे भी एग्जाम्स में इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल पूछ लेता है ना। तो देखिए न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, अभी फैक्ट्स में कुछ यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो क्या देता है, फर्स्ट लॉ क्या देता है, अभी बताइए, अभी मैंने बताया, फर्स्ट लॉ देता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। और न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या देता है, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो हमें देता है मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, यानी उसका मैथमेटिकल स्ट्रेंथ कितना था, उसका इंटेंसिटी कितना था, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, है ना। अब एक चीज में और चीज होता है, इसमें आ गया जी, देखिए एक इसमें और होता है न्यूटन, इसमें एक और फैक्ट होता है। देखिए ये आपको मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि इसमें आपको यही क्वेश्चन घुमाएगा, इतना तो सब पढ़ के जाएगा, लेकिन ये कोई नहीं पढ़ाता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या देता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या दिया, मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। और इसमें फर्स्ट लॉ जो होता है न्यूटन, यहां पे लिख देता हूं, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ, है ना। आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, है ना, जहां भी कॉन्सेप्चुअल होगा ये आपसे पूछ देगा। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है वो सेकेंड लॉ में कंटेन्ड ही होता है। तो होप आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ समझ में आया होगा, मोमेंटम समझ में आया होगा, है ना। उसके बाद हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ में चलते हैं। न्यूटन का जो होता है थर्ड लॉ क्या होता है, आपको पता है न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ होता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है, बट इन अ नेगेटिव डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, है ना। ये क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे कि इसको कैसे लिखते हैं, टू every action there is an equal and opposite reaction। हम लोग पता है F लगाइएगा तो उसमें माइनस F आएगा, है ना। अब देखिए यहां से तो ये सबको पता होता है, ये बच्चा आजकल जानता है, लेकिन देखिए क्वेश्चंस यहां से पूछता है, इसका एग्जांपल से आपको भर भर के सवाल पूछा है बीपीएससी, आप जाकर के प्रीवियस ईयर में देखिए। इसका विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन न्यूटन सेकेंड लॉ, व्हाट इज, जो भी मैंने अभी फैक्ट्स जो 1 2 3 करके बताया वहां से क्वेश्चन पूछेगा। इतना तो सबको पता होता है, लेकिन वो कंपटीशन, उसको बच्चा को छांटना है, तो आप उसमें सिलेक्शन तभी ले पाएंगे जब आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो एग्जांपल्स एग्जाम्स में आएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ का एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा, रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन यानी जब कोई गन है तो अब देखिएगा जब सिपाही गोली चलाता है तो जब गोली आगे जाएगा तो उसको उसके कंधा पे उतना ही फोर्स लगता है। तो रिकॉइल ऑफ गन या रिकॉइल ऑफ पिस्टल जो होता है पुलिस का, उसको भी बोलते हैं। मोशन ऑफ रॉकेट, मोशन ऑफ रॉकेट, ये सब न्यूटन का थर्ड लॉ का एग्जांपल है। मोशन ऑफ रॉकेट हमको पता है, रॉकेट जब इसरो लॉन्च करता है तो नीचे से क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, तभी ये बॉडी ऊपर जाता है। हाँ, तो ये आपको हमको समझ में रखना है। तीसरा है हमारा
स्विमिंग, जब हम लोग स्विम करते हैं तो पूछ देता है कि स्विमिंग इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ विच स्विमिंग ऑब्वियस विच लॉज ऑफ मोशन, है ना। तो स्विमिंग थर्ड लॉ, जैसे पानी में क्या करते हैं, पानी को अपने हाथ से क्या करते हैं, पीछे करते हैं। जब कोई स्विम करता है तो अपने हाथ से क्या करता है, पानी को पीछे करता है और बदले में वाटर क्या लगाता है, उसको आगे क्या उसको ढकेलता है। ये स्विमिंग प्रकार का न्यूटन का थर्ड लॉ है। चौथा हो जाएगा हमारा, क्या होता है चौथा, देखिए जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं बहुत सोच सोच के दे रहा हूं, आप इसको देखिएगा अपने एग्जाम्स में, ये आएगा ही आएगा, है ना। कुआं से पानी निकालना, है ना, कुआं से ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, है ना, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल, कुआं से पानी निकालना भी न्यूटन का थर्ड लॉ है। फिर पांचवा हमारा हो जाएगा, है ना, पांचवा जो हो जाएगा हमारा कि जैसे देखिए एक एक चीज में अगर कोई फिक्स सरफेस नहीं है ना, तो अगर एक फिक्स दीवार में आप आराम से क्या कर सकते हैं, कांटी को ठोक सकते हैं, कील लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा सरफेस हो जो हैंगिंग हो, पेंडुलम में अगर बोल दे कि कील लगाना है और इधर कोई सपोर्ट नहीं है, तो आप परेशान हो जाइएगा, लेकिन आपसे वो कील उसमें लगेगा नहीं, है ना। इसीलिए एक सरफेस लगा, तो ये भी एक एग्जांपल किसका होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ का। क्योंकि भाई अगर आप फोर्स लगाइएगा तो उसका इक्वल फोर्स इधर होना चाहिए तभी, वरना आप अगर इक्वल फोर्स इधर नहीं दीजिएगा, एफ बराबर माइनस एफ अगर नहीं रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कील अगर आप पिन लगाना है आपको, ये काटी ठोकना है दीवार पे, है ना, तो आपको वो नहीं आप कर पाइएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। तो ये जो जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। रिकॉइल ऑफ गन, मोशन ऑफ रॉकेट, स्विमिंग, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, ये फिर मेकिंग फिक्सिंग नेल ऑन द वॉल, है ना, और पेंडुलम, एक सब न्यूटन का थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। एक लास्ट का एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, इम्पल्स। देखिए कभी कभी पूछ देता है, इसका बस फॉर्मूला रखिएगा, व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, जब हम लोग बहुत अमाउंट ऑफ फोर्स किसी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स लगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पल्स लगा बोलते हैं। तो इम्पल्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। और इम्पल्स क्या होता है हमारा, इम्पल्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। हमारा क्या होता है, इम्पल्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। और फोर्स इन अ स्प्रिंग क्या बोलते हैं, फोर्स इन अ स्प्रिंग को क्या बोलते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, फोर्स बराबर के एक्स, इसको के एक्स है, ये एक्स है, ठीक है, आपको समझ में आएगा। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। आपको हम लोगों ने एक बार फाइनल रिकैप दे देता हूं, हम लोगों ने आज क्या क्या देखा। हम लोगों ने आज मोशन चैप्टर को फाइनली अब बाउंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्केलर देखा था, वेक्टर देखा, उसके बाद हम लोगों ने उसके कुछ एग्जाम्पल्स किए। एग्जाम्पल करने के बाद हम लोगों ने डिस्टेंस देखा, डिस्टेंस में हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट देख लिया। उसके बाद स्पीड की अच्छे से जानकारी ले ली, स्पीड के बाद क्या होता है, वेलोसिटी, इसका भाई सबका ऐसा यूनिट सारा हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन हम लोगों ने देखा। एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन देखे के बाद हम लोगों ने क्या देखा, इक्वेशन ऑफ मोशंस देख लिया, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशंस देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी देख लिया। उसके बाद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उसके कुछ एग्जांपल्स। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और मोशन का जितना भी सवाल है, अब अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आप इसको आराम से कर जाइएगा, है ना। अब आप इसको, आपका काम ये होगा कि आप इसको देखिए कि आप ये लेक्चर्स लेने के बाद क्या आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बना पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो इसको सब्सक्राइब कर देना। हमारी एक बहुत प्रोफेशनल टीम है, अब ये नया चैनल है, इसमें आपको टोटल प्लेलिस्ट मिलते रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इसका पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा, है ना। ओके देन, टेलीग्राम ग्रुप पे आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं।